ओके। सो बंडलिंग में क्या होता है ना, बंडलिंग में दो चीजें आती हैं, बंडल्स इंपोर्ट करना और बंडल को एक्सपोर्ट करना। ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप जो है, जो भी हमारी एक्सएमएल फाइल बनेगी, उस एक्सएमएल फाइल को आप यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे हो, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आप डाल रहे हो। और अगर मैं बात करूं बंडल एक्सपोर्ट करने का, तो अगर कहीं किसी भी इंस्टेंस पे आपने कुछ भी बना रखा है, कोई भी एंटिटी अगर आपने डिफाइन कर रखी है, और इफ यू वांट कि आप उसको बंडल्स निकाल के और तब आप किसी और इंस्टेंस पे लेके जाओ, तो ये ना बड़ा इजी तरीका होता है ये सब चीजें करने का, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ना कभी भी मिसमैच होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जो मैनुअल एफर्ट्स हैं उसको वो सेव करता है। ठीक है, वो टाइम सेविंग है। तो इस इन सब चीजों के लिए हम बंडल्स यूज करते हैं। बंडलिंग में बेसिकली हमें करना क्या होता है, बंडल जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो बंडल एक्सपोर्ट प्लस पे जाओगे। ठीक है। प्लस करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे डालना होता है कि एक्सटर्नल रेफरेंस। अब इसमें आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, जैसे लेट्स से कि मैं रिलीज के लिए कोई बंडल निकाल रहा हूँ, तो मैंने वो रिलीज डाल दी। ठीक है, रिलीज 77 पैच 01, ये सब मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। एक्सटर्नल रेफरेंस में मैंने उसका नाम रख दिया कि बंडल की नेमिंग कन्वेंशन क्या होगी मेरी, मैं किस नाम से उसको सेव करना चाहता हूँ, मतलब किस नाम से मैं उसको निकाल रहा हूँ सिस्टम से, वो करके उसके बाद फर्स्ट हम सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, देन एमओ डिफाइन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना एमओ मिलता है आपको बंडलिंग में। तो जिस जिस एमओ पे, जिस जिस मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट पे आपका बंडलिंग वाला ऑप्शन होगा, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो बेसिकली आप एडजस्टमेंट टाइप प्रोफाइल, एल्गोरिदम टाइप, एप्लीकेशन सर्विस, बैच कंट्रोल, बिल मैसेज, और बिल सेगमेंट टाइप। ठीक है। बकेट कॉन्फ़िगरेशन हुआ, बीओ हुआ, बीएस हुआ, कैर टाइप हुआ, या फिर डेटा एरिया हुआ, डिस्प्ले आइकन हुआ, फीचर कॉन्फ़िगरेशन, फील्ड, एफके रेफरेंस, लुकअप, इन सब के आप क्या कर सकते हो, इनकी बंडलिंग कर सकते हो। इनके बंडल्स निकाल के आप किसी दूसरे इंस्टेंस पे उसको इंपोर्ट करा सकते हो। ठीक है। बस बंडलिंग में ना एक चीज ध्यान देनी है, वो ध्यान ये देनी है कि जो मैं लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, कंपोनेंट्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इनडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, हम पहले उनकी बंडलिंग करेंगे, बाद में हम डिपेंडेंट कंपोनेंट्स की बंडलिंग करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से कि मेरे को किसी भी एल्गोरिदम के बंडल निकालने हैं, तो फॉर दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम फर्स्ट आई हैव टू डिफाइन द एल्गोरिदम टाइप। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एल्गोरिदम टाइप विद सीक्वेंस 1 एंड देन आई विल टेक एल्गोरिदम। ठीक है। तो हमें इसी तरह चीजें करनी होती हैं कि जो पहले इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं पहले उनको निकालें, देन हम डिपेंडेंट कंपोनेंट्स पे जाएं। ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे को कोई एक एल्गोरिदम ओपन कर लेते हैं। लेट्स से ये, ठीक है, वैलिडेट न्यूमेरिक फील्ड रेंज। तो इसमें सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, एमपीआर कोई नंबर है उसको वैलिडेट कर रखा है कि उसकी जो रेंज होगी दैट विल बी बिटवीन 0 to दिस। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ये करते हैं कि जो भी पहले हमारी जो एल्गोरिदम टाइप बनी हुई है, अब इसमें जो एल्गोरिदम टाइप है वो जावा में लिखा गया है प्रोग्राम, और ये वो पर्टिकुलर प्रोग्राम है। तो जब भी हम करेंगे तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल्गोरिदम टाइप को सेलेक्ट करेंगे और इसकी एल्गोरिदम टाइप की बंडलिंग करेंगे, फिर हम आएंगे एल्गोरिदम पे। तो इसको निकालने का तरीका जो है वो ये रहेगा कि आप यहाँ से एडमिन मेन्यू से देन बी एंड बंडल एक्सपोर्ट। ठीक है। बंडल एक्सपोर्ट में आप यहाँ पे सॉरी, फर्स्ट सीक्वेंस में मैं डाल दूंगा कि मेरे को एल्गोरिदम टाइप निकालना है और ये मेरी वो की है। सेकंड में
अच्छा, इन की काम को यहाँ पे यूज करते नहीं कि 3 2 4 5 ये सब हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम, वैसे इसको करने को इस तरह से कर सकते हैं कि एल्गोरिदम टाइप, अगर मान लो मेरे पास 5 6 एल्गोरिदम टाइप हैं, तो मैं उसको एक को यहाँ रखूँ, एक को यहाँ रखूँ, एक को यहाँ रखूँ, इस तरह से मैं की में अलग अलग में डाल के और उसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वो सेम एमओ के रिस्पेक्ट में डिफरेंट जो मेरी एल्गोरिदम टाइप्स बनी हुई हैं उनके बंडल्स निकल जाते हैं। नाउ आई कम टू एल्गोरिदम कोड। तो ये मेरा एल्गोरिदम कोड हुआ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। लेट्स से मैं इसको कर रहा हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, तो मैंने टेस्टिंग डाल दिया। डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया कि टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव बटन। जैसे ही आप सेव पे, honor of the bundle entity must match honor of the bundle. The bundle contain an entity that is different from the owner. Okay. इसका जो एल्गोरिदम टाइप है आई थिंक वो बेस का होगा, फ्रेमवर्क का, इसलिए मैं इसको नहीं निकाल सकता। तो मतलब ये प्रोसेस रहेगा। अब लेट्स से मेरे को इसका सिर्फ एल्गोरिदम का बंडल निकालना है, तो मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसके बंडल्स पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो बंडल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो बंडल का जो भी एक्सएमएल पूरा है वो मेरे को दिख जाएगा। मैं इस वाले फील्ड पे बंडल डिटेल्स पे क्लिक करके कंट्रोल ओल कॉपी एंड देन मैं क्या करूंगा, इसको नोटपैड प्लस प्लस में या कहीं पे भी नोटपैड पे मैं इसको सेव कर लूंगा। ठीक है। जब मैं इसको सेव करूंगा तो सेव करने के बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो बंडलिंग हम करते हैं ना उसमें ये आता है कोलैप्स नोड। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, इस कोलैप्स नोड को रिमूव करना है। तो कंट्रोल सी, देन फिर मैं इसको रिप्लेस करूंगा विद वैल्यू नल, कुछ नहीं डालूंगा, रिप्लेस ऑल। तो ये मेरा रिप्लेस हो गया। तो ये चीज मुझे जरूर करनी होती है, क्योंकि अगर मैं विद कोलैप्स नोड्स अगर जाता हूँ तो मेरे बंडल कभी भी इंपोर्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। अब अगर मान लो मेरे को सेम बंडल जो मैंने निकाला है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद, सेव जो है टीएक्सटी फॉर्मेट में कर लो। उसके बाद अगर मान लो मेरे को ये इंपोर्ट कर, अब मेरे को ये इंपोर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट करना, अब मैं बताता हूँ इंपोर्ट करना। तो वही प्रोसेस, एडमिन मेन्यू से बी, देन बंडल इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में मैं क्या डाल रहा हूँ, एक्सएमएल डाल रहा हूँ जो भी है। तो उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे आप यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सटर्नल रेफरेंस। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो आप एक्सटर्नल रेफरेंस उधर डाल रहे हो वही सेम एक्सटर्नल रेफरेंस आप यहाँ डालो। इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको डालना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने वहां पे टेस्टिंग डाला था, अब मैं इसको सिर्फ टेस्ट डाल देता हूँ, वो भी कैप्स में। तो देयर इज नो एनी इशू इफ यू आर एंटरिंग एक्सटर्नल रेफरेंस एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट एक्सटर्नल रेफरेंस एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उससे कोई फर्क ऐसा पड़ता नहीं। नाउ नेक्स्ट इज सेव। ठीक है, अब सेव करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शंस आते हैं, आइदर आई वांट टू एडिट एक्सएमएल, आई वांट टू एडिट। एडिट का मतलब है कि इन केस आपके मोर देन वन अगर एमओ होते हैं तो यू कैन डिलीट, और यू कैन डिलीट सम एमओ, जैसे कि इसमें दिख रहा है। तो ये सीक्वेंस 2 पे आपको दिख रहा है एल्गोरिदम। और ये लेट्स से आपके पास और भी ज्यादा होते, आप चाहते हो कि आप उस पूरे बंडल में से सिर्फ कुछ ही कंपोनेंट्स को ऐड करो, बाकियों को ना करो, तो यू कैन रिमूव फ्रॉम हियर। यहाँ से माइनस करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। देन यू कैन क्लिक ऑन सेव बटन। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे वापस आ जाओगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई। ठीक है, अप्लाई आप कर दोगे। इन केस अगर मान लो आपको लगता है कि मेरा जो एक्सएमएल मैंने डाला है वो गलत है, तो यू कैन यूज दिस एडिट एक्सएमएल बटन टू एडिट दैट पर्टिकुलर एक्सएमएल। ठीक है, और अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद ये बंडल जो है आपका इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये एक्सटर्नल रेफरेंस जो हम लोग डालते हैं, कुछ भी नेम डाल देते हैं, ये मैंडेटरी भी होता है, ठीक है? बिल्कुल होता है, तो कहीं पे जाके ये स्टोर भी होता है क्या, जो नेम हम वहाँ पे डालते हैं? बिल्कुल होता है।
ये हमारे कोड एक्सएमएल में रहता है या किस कहाँ पे स्टोर होता है? इफ यू सिंपली क्लिक ऑन बंडल इंपोर्ट, ठीक हम्म, है, तो बेसिकली दिस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। अच्छा। लेट्स से अच्छा, कि नेक्स्ट टाइम मैंने कभी। कोई अगर एल्गोरिदम का डाला होगा बंडल, हाँ। तो वो एल्गोरिदम के जो जो बंडल्स होंगे वो मेरे को दिख जाएंगे यहाँ पे। ये देखो, अच्छा, ये सारे बंडल अप्लाई हुए हैं। ये डिस्क्रिप्शन जो हमने वहाँ तो डाला हुआ फ्रॉम होगा। हियर यू कैन चेक कि कितने बंडल्स जो हैं अप्लाई हुए हैं और किस डेट में हुए हैं, किस यूजर ने उसको करे, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ दिस पर इज वो ब्रॉडकास्ट फाइंड होगा। बटन, ठीक है। तो इसको ब्रॉडकास्ट करोगे तो यहाँ से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये क्या था, ठीक है। इस पे चले जाओगे। हम्म। इसी तरह बंडल पोर्ट में होता है, इसी तरह इम्पोर्ट क्लियर है। हम्म। कुछ और क्वेरी है बंडल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में? देखो चीजें, बंडल संजय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखता बहुत छोटा सा टॉपिक है। हाँ मैं कह जी। रहा था कि अगर कोई बंडल मान लो हमने डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद अगर हम उसको डिलीट करना चाहें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? नो, दैट्स नॉट, यह हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता भाई ना। ओवरराइट कर सकता हूँ उसकी, मैं सेम एक्सटर्नल हाँ आईडी हाँ डाल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ओवरराइड इज मतलब अलाउड, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुमने कोई बंडल बनाया और उसके बाद तुम उसको डिलीट करो तो वो नहीं हो सकता, ओके। ठीक है। तो उसके उस लिए केस तुम्हें में क्या तो करना पड़ेगा, उस केस में तुम्हें एक एक एंटिटी पे जाके, जिस भी एंटिटी के लिए, जिस भी एमओ के लिए तुमने वो बंडल बनाया है, उस हम्म एंटिटी पे, जैसे लेट्स से कि मैंने ये एल्गोरिदम बनाई है, ठीक है। हम्म तो फॉर डिलीशन आई हैव टू गो ऑन दिस पर्टिकुलर एंटिटी एंड आई हैव टू डिलीट दिस एंटिटी, ठीक है। ओके ओके तभी मैं मतलब ये कर सकता हूँ कि हाँ मैंने बंडल को डिलीट कर दिया। अदरवाइज बंडल जो है तुम खुद से, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्ट तुम बंडल को सिलेक्ट करो और तुम उसको डिलीट कर दो। ठीक है, समझ गया। मतलब टारगेटेड एंटिटी को पहले मुझे डिलीट करना पड़ेगा तो मैं समझूंगा राइट बंडल राइट अपने आप डिलीट हो राइट, गया। हाँ मतलब इनडायरेक्टली यू कैन से दैट यू हैव डिलीटेड दैट पर्टिकुलर बंडल, ठीक है, ठीक। ठीक है। लेकिन सीसीबी एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट ऐसा कोई ऑप्शन अलाउ नहीं करता। और इन इन केस अगर मुझे कोई भी बंडल ओवरराइड करना पड़ेगा, मतलब तो करना सिंपली है, तो सिंपली तुम एक्सटर्नल। क्या करो, देखो सिंपली तुम क्या करो, लेट्स से कि ये तुम्हारी एल्गोरिदम है, ठीक है। ये मान लो ये एल्गोरिदम है तुम, ठीक है। अभी इसकी जो रेंज है इज 0 to 20, ठीक है। बट इन केस यू वांट टू चेंज दिस पर्टिकुलर रेंज, ठीक है, और अगर मान लो ये रेंज हो जाती है 0 to 200, ठीक है। तो इन दैट केस तुम क्या करोगे, बंडल्स निकालोगे इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के, ठीक है। और बंडल निकाल के जहां तुम्हें इंपोर्ट करना है सेम प्रोसेस से तुम इंपोर्ट करोगे, और इंपोर्ट फंक्शनैलिटी क्या करेगी, इंपोर्ट फंक्शनैलिटी तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उनको ओवरराइड कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली बंडलिंग जब होती है, जब बंडल तुम इंपोर्ट करते हो, तो दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज योर इंसर्ट, अनदर वन इज योर ओवरराइड और अपडेट, ठीक है। in ठीक case अगर entity already exists in system, then it will only update, ठीक है। ठीक है और in case entity not available, then it will insert, ठीक है। clear। इसका मतलब संजय, जो एक्सटर्नल रेफरेंस आईडी हम लोग डाल रहे हैं उसकी रिलेवेंसी नहीं है, मतलब मैं अगली बार जब ओवरराइड करने जा रहा हूँ तो उसको डिफरेंट नेम से भी डालूंगा तो वो अपडेट कर देगा एंटिटी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, देखो ठीक है, ये पूछना बेसिकली मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया कि एक्सटर्नल रेफरेंस इज नथिंग बट योर नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। था। कि अगर लेट्स से अब इसमें से कोई मुझसे पूछे कि भाई तुमने रिलीज में क्या डाला है, तो आई कैन नॉट से ना कि ये इस रिलीज में गया, ये इस रिलीज में गया, ये इस रिलीज में गया। लेकिन हम्म अगर मैं उसका नेमिंग कन्वेंशन अपने उस हिसाब से रखूं जिस हिसाब से मैंने उसको अप्लाई करा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बार प्लॉट पे देखते हैं ये चीज।
अभी लेटेस्ट तुमने कोई एल्गोरिदम या एल्गोरिदम टाइप का कुछ भेजा है? इससे प्रीवियस मंथ वाले में भेजा था, बीआर वाले में ना, उसमें हम्म। भेजा था। देखो इसमें जैसे ये डाल रखा है एल्गोरिदम का नाम, लेकिन अगर एल्गोरिदम के बेसिस पे ना जाएं, ठीक है, जैसे ये है रिलीज 77 पैच 01, रिलीज 68 पैच 08, रिलीज 51 पैच 05। तो इस तरह से नाम हमने डाल दिया ताकि अगर कोई मुझसे पूछे कि रिलीज में क्या गया था, कौन से रिलीज में क्या गया था, तो मैं वो चीज यहाँ से देख के बता सकूं। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली या तो तुम उस कंपोनेंट का नाम रखो या फिर तुम रिलीज से रिलेटेड उसको रखो। ठीक है, सो दैट तुम आइडेंटिफाई कर सको कि तुमने कब उस चीज को इम्पोर्ट करा था। ठीक है। ठीक है। एनी अदर क्वेरी? सर ये जितने भी एल्गोरिथम होती हैं या कुछ भी इसमें कोड होता है उसका बंडल के थ्रू ही हम इंपोर्ट करते हैं। नहीं, दिस इज नॉट मैंडेटरी। मैंने शुरू में ही क्या बताया, शुरू में मैंने बताया कि बंडल बंडल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर यूज टू मिनिमाइज द मैनुअल एफर्ट्स। ठीक है, मैंने यही बताया तुम्हें। लेकिन अगर मान लो तुम चाहते हो, यू आर इंटरेस्टेड इन हार्ड वर्क नॉट इन स्मार्ट वर्क, देन तुम मैनुअली कर सकते हो उसको। तो ये मतलब वही है, रीयूजेबिलिटी या फिर कुछ अपडेट करना हो तो हम बंडल के थ्रू उसमें अपडेट करके एक्सएमएल फाइल में तब हमें इंपोर्ट कर देंगे तो वो ओवरराइट नहीं कर देखो, देगी। एक चीज ध्यान रखना कि तुम जो है मतलब ये तुम थंब रूल अभी के लिए समझ के चलो कि तुम्हें जो है जो एक्सएमएल फाइल है उसमें खुद से कभी भी कोई भी चीज अपडेट नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि कौन सी क्या एंटिटी है और क्या वो जाके हिट करेगी वो तुम्हें नहीं पता उतने अच्छे से। तो तुम डायरेक्ट उस फाइल में, अगर मान लो ये फाइल है मेरी और मैं डायरेक्ट इसमें चेंज करूं, तो वो एडवाइजेबल नहीं है, एटलीस्ट मेरी तरफ से नहीं है। ठीक है, हालांकि मुझे चीजें दिख रही हैं, दिस इज माई एल्गोरिदम नेम, दिस इज माई एल्गोरिदम टाइप, दिस इज द ओनर, whether this algorithm is customized, framework or base। ठीक है, this is the effective date of soft parameters। ठीक है, और उसके बाद ये जो है हमारी आ गई वैल्यूज। ठीक है, ये मेरे को दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है। बट स्टिल आई सजेस्ट कि तुम लोग कभी भी बंडल में कोई चीजें खुद से चेंज ना करो। ठीक है, अगर तुम्हें चेंज करना है तुम जाके एंटिटी पे चेंज करो, उसके बाद उसका बंडल दोबारा से निकालो और फिर उसको तुम इंपोर्ट करो। ठीक है, कोई और क्वेरी? जैसे अभी आपने यहाँ बताया था कि अगर इसका सीक्वेंस मान लीजिए 200 करना हो तो यहाँ पर चेंज कर दो तब इंपोर्ट करो। बिल्कुल, इसको तुम चेंज करो, इसको 200 करो, इस 2000 करो, इसको सेव करो, देन इस एंटिटी का दोबारा बंडल निकालो। जी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है बंडलिंग में? देखो नहीं सर। बंडलिंग यहाँ तो यूज होती ही है जब हम कोई भी नई रिलीज लेके जा रहे हो या जब भी कुछ इस तरह से करते हो। बट बंडलिंग का ना बहुत अच्छा रोल तब आता है whenever वी आर गोइंग फॉर अपग्रेड। ठीक है, तो उसमें ना बंडलिंग का बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब मान लो कि तुमने जितने एल्गोरिदम्स और जो भी चीजें तुमने डिफाइन करी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक टाइप और ये वो सब चीजें, तो बंडलिंग ना वो बहुत अच्छा तरीका है उन सब चीजों को पुराने सिस्टम से, पुराना सिस्टम इन द सेंस कि पुराना जो वर्जन है उस वर्जन से नए वाले वर्जन पे लेके जाना। ठीक है, तो बंडलिंग जो है बेसिकली डिफाइन ही उस चीज के लिए हुआ है। ठीक है, ये होता है रिलीज वगैरह लेके जब जा रहे हैं तब भी, मतलब एक तरह से वो भी क्या हुआ, वो भी अपग्रेड हुआ किसी चीज का। ठीक है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल अपग्रेड की बात करूं, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम 2.3 टू 2.5 और 2.7, ठीक है, तब बंडलिंग का बहुत अच्छा यूज होगा। ठीक है,
तो अगर कभी किसी के सामने इस तरह से अपग्रेड हो तो वो देखेंगे कि बंडलिंग कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। संजय, हम लोग क्या मतलब सेम टाइप की एंटिटी के लिए लाइक मेरे पास 4 एल्गोरिथम है, मैं चारों का एक साथ बंडल निकाल सकता हूँ? या कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट है कि मैं मतलब इतने तक मैक्सिमम नहीं इतने नहीं कंपोनेंट ऐड नहीं कर नहीं सकता हूँ? नहीं। ठीक है, मतलब ठीक है। देखो वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस लेवल पे बढ़ाना चाहते हो। ठीक है। इफ हम्म। आई से कि मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। हम्म। और अगर मैं उनकी बंडलिंग एक साथ कर दूं तो हम्म। मेरे लिए वो एक तरह से परेशानी वाली बात होगी। ठीक है। वो क्यों होगी? क्योंकि अगर उस 100 एंटिटीज में से कोई एक में भी इशू आया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को उसको रिमूव करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो करेक्ट, व्हाट वो आई सजेस्ट, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी ना। हाँ हाँ, तो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर मान लो आपके इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अगर मान लो आपकी कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है जिसमें एन नंबर ऑफ आपके कंपोनेंट्स हैं जो नए क्रिएट हो रहे हैं, तो इन हम्म। दैट केस आई सजेस्ट कि आप लोग जो है इस तरह से उसको बाइफरकेट करो कि सपोज आप एल्गोरिदम टाइप के बंडल्स अलग निकाल लो, एल्गोरिदम्स के अलग निकाल लो, कैट टाइप के अलग निकाल लो, स्क्रिप्टिंग के अलग निकाल लो, बीएस का अलग। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप चीजों को बाइफरकेट करो, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, चीजें थोड़ी इजी हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दिस इज द थंब रूल कि यू हैव टू डू दिस। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब इस वे में करना है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। बट हम्म। टू सिंप्लीफाई द थिंग्स आप लोग को ये करना चाहिए। ठीक कोई है, तो एक ये मेरा अप्रोच सजेशन। बनानी पड़ेगी। हम्म। हाँ, मतलब वो आप देख लो आप किस हिसाब से करना चाहते हो। मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा सारी एल्गोरिदम टाइप को एक रखो, एल्गोरिदम्स को एक रखो। नहीं, अगर तुम्हें चार चार पांच पांच एल्गोरिदम टाइप एल्गोरिदम्स को सेम उस पे रखना है तो वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है। हम्म। लेकिन चीजों को थोड़ा उस तरह से देखना कि वो चीजें ईज आउट हो सके, ऐसा ना हो कि वो इतनी खिचड़ी बन जाए कि आप लोगों को खुद ही जिसने बनाया है वही समझ ना पाए कि हमने बंडलिंग किस हिसाब से करी थी। हम्म। ठीक है। और बस एक चीज का मेन ध्यान रखना कि जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें वो कैसे पहले। आपको बंडलिंग करनी है। हाँ, हम्म। तो इंडिपेंडेंट शुड डिफाइन ऑन लीस्ट विद लीस्ट सीक्वेंस, और उसके बाद जो है हम हाईएस्ट सीक्वेंस पे जाएंगे फॉर डिपेंडेंट कंपोनेंट्स। ठीक। ठीक है। कुछ और बंडलिंग में? ओके, सो नाउ our last topic is read script. संजय, कोई ऐसी चीज हो जो इम्पोर्टेंट है और उसके बंडल ना निकाल पाए, मतलब हम लोग कॉन्फ़िगर ही करना पड़ेगा हमें? केस टाइप। ठीक ठीक है। है। एफ ए टाइप, एफ ए टाइप प्रोफाइल, और एस ए आई टाइप, थिंक रेट कंपोनेंट रेट्स में भी शायद नहीं हो पाता ना। रेट्स, ऑब्वियसली रेट्स। तो ये तो वो है ना, खाली कंपोनेंट ही तो निकलता है, कॉन्फ़िगर तो खुद से ही करने पड़ेंगे। क्या मतलब? मतलब कि ये है कि जैसे मानो कोई केस बना या फिर एफए वगैरह कुछ भी होता है जिसमें बहुत सारी एल्गोरिदम वगैरह यूज होती है, तो वो जितनी छोटी छोटी चीज़ें वो बस निकाल के हम एक जगह रख लेते हैं ना, कॉन्फ़िगर तो खुद ही करना पड़ता है। कहना क्या चाहते हो भैया? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे केस है, केस के बंडल तो निकलेगा नहीं, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि पूरे बंडल निकाले और पूरा केस खुद से कॉन्फ़िगर हो गया। जो उसके नहीं, अंदर पर एल्गोरिदम लगी है छोटी छोटी चीज़ें दून वो सब। नहीं, दून इस चीज को ऐसे समझ लेना। हमारा अगर किसी बीपीए है या कोई भी स्क्रिप्ट है, मैं उसका बंडल निकालो तो उसके डाटा एरिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब उसके साथ आएंगी, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंटली उनका बनाना तो हम पहले बना लेंगे तो वो सब चीजें उसमें ऐड ऑन हो जाती है ना। यहाँ तो हम हर एक एल्गोरिथम को केस टाइप में जाके मैप कराते हैं। क्लियर हुआ मैं तो, या बताऊं दोबारा? नहीं, वैसे तो क्लियर हो गया था, मैं कुछ और पूछ रहा था। तो आंसर मिला नहीं मिला? हाँ हाँ। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है संजय, पढ़े।
अब आते हैं हम रेट स्क्रिप्ट पे। तो रेट स्क्रिप्ट मैंने बीच में भी आप लोगों को बताया था, जब मैंने सर्विस क्वांटिटी रूल्स, सर्विस क्वांटिटी आइडेंटिफायर्स, रेट कंपोनेंट्स, रेट वर्जन, रेट शेड्यूल, बिल फैक्टर, ये सब चीजें मैंने बताई थी। तो बेसिकली जब भी हम कभी रेट स्क्रिप्ट चलाते हैं, तो रेट स्क्रिप्ट है क्या? रेट स्क्रिप्ट बेसिकली आपकी ये है कि जो भी आपने रेट्स में चेंजेस करे हैं, वो सारे आपको प्रोडक्शन पे लेके जाने हैं। तो वो आपने देखा ही होगा कि एक, अगर मैं किसी एक रेट शेड्यूल में एक रेट वर्जन में एक रेट कंपोनेंट की बात करूं, तो देयर देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रेट, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सर्विस क्वांटिटी रूल्स एंड सर्विस क्वांटिटी आइडेंटिफायर इन अ पर्टिकुलर रेट component, ठीक है? And n number of rate components can be there in a rate version, and n number of rate version can exist for a rate schedule, ठीक है? तो इन सब चीजों को एक साथ मैं कैसे लेके जा सकता हूँ? हाउ कैन आई डिफाइन ऑल दीज इन अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम अ टेस्टिंग इंस्टेंस टू प्रोडक्शन? तो उसके लिए डेटाबेस स्क्रिप्ट्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? संजय, कभी हमसे ये पूछा जाए, मतलब कुछ भी जानने के लिए, कि रेट्स में जो सबसे स्मॉलर एंटिटी है वो क्या है? रेट कंपोनेंट और एसक्यूआई? या रेट्स में अगर मैं बात करता हूँ, तो रेट्स में ना बेसिकली जो हमारी ये भी हैं रेट, जैसे सर्विस क्वांटिटी रूल, सर्विस क्वांटिटी आइडेंटिफायर, ये सारी उसी के रेट से रिलेटेड ही, ठीक है? तो अगर ठीक है। तो अगर कोई हमसे लीस्ट या स्मॉलेस्ट क्वांटिटी पूछे, तो दैट इज सर्विस क्वांटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है? ठीक है। उससे ऊपर फिर आती हैं सर्विस क्वांटिटी रूल एंड रजिस्टर रूल्स, ठीक ठीक है? है। हम्म। ठीक। तो अब रेट स्क्रिप्ट बताऊं? हाँ, बताओ। कहाँ रखे हैं यार रेट स्क्रिप्ट? देखो, कभी भी आपको ना अगर रेट स्क्रिप्ट निकालनी हो, तो रेट स्क्रिप्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी एंटिटीज हैं इस टाइप की, उन सब टेबल से हम चीजें पहले डिलीट कराते हैं, फिर उसको वापस से इंसर्ट कराते हैं, ठीक है? तो जब भी कभी रेट स्क्रिप्ट बनानी हो, तो उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हो, उसके लिए आप जो है एमओ में जाके, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, एमओ में जाके आप टेबल्स देख लो कौन कौन सी हैं, ठीक है? जैसे मेरे को जैसे सर्विस क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है? तो सर्विस से रिलेटेड जो भी होंगी, जैसे कि सर्विस क्वांटिटी रूल एंड सर्विस क्वांटिटी आइडेंटिफायर। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इन सारी टेबल्स, जो भी ये जितनी भी टेबल्स हैं ये सारी, ठीक है? इसके बाद ये, उसके बाद इसके आइडेंटिफायर्स की टेबल, एस क्यू आई एंड एस क्यू आई एल। देन मेरे को जाना है बिल फैक्टर्स में, तो यहाँ से मैं बिल फैक्टर देखूंगा,
बिल फैक्टर कैर, बिल फैक्टर एल, देन बिल फैक्टर की वैल्यूज। आई थिंक बिल फैक्टर में बिल फैक्टर की वैल्यूज आती हैं बीएफ में, सीआई बीएफ में। उसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं रेट कंपोनेंट, रेट सीक्वेंस और रेट शेड्यूल। तो ये जितनी भी टेबल्स हैं, इन सारी टेबल्स से सबसे पहले मेरे को डिलीट स्टेटमेंट चलानी पड़ती है, सिंपल डिलीट फ्रॉम दिस। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को क्या करना पड़ता है, जब मैं इन सारी टेबल से डाटा डिलीट करा देता हूँ, फिर मेरे को इन सारी टेबल्स का ही इंसर्ट निकालना पड़ता है। लेट्स से कि मैंने एक जो हमारा पीवीवीएनएल है उस पे अगर मैंने चेंजेस कर दिए हैं, सारे रेट्स मैंने अप्लाई कर दिए हैं एज पर माई न्यू टैरिफ, तो मैं क्या करूँगा, एक सेलेक्ट क्वेरी लगाऊंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल है वो CASQ रूल। तो ये जो CASQ रूल टेबल है, इसका मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट निकालूंगा। एक्सपोर्ट में टेबल का नाम दूंगा, जो भी मेरा टेबल का नाम था, CISQ रूल। ठीक है। इसको आप जैसे आप सेव करना चाहो, मैं क्लिपबोर्ड पे सेव करता हूँ। ठीक है। इंसर्ट स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ, नेक्स्ट, देन फिनिश। ठीक है। ये इसका, इसने निकाल दिया एक्सपोर्ट। अब मैं सीधा इसको जाके कर दूंगा सेव। ठीक है। ये इसी तरह मेरे को हर एक टेबल का, कहाँ गया इसका रैप टेक्स्ट, इसी तरह मेरे को क्या करना होता है, मेरे को हर एक टेबल का इंसर्ट निकालना पड़ता है। ठीक है। जितनी भी टेबल्स हैं मेरी टोटल, चाहे वो ये रेट कंपोनेंट्स की हो, रेट शेड्यूल की हो, रेट वर्जन की हो, या आपकी सर्विस क्वांटिटी आइडेंटिफायर की हो, सर्विस क्वांटिटी रूल की हो, या बिल फैक्टर की हो, सब के सब की जितनी भी टेबल्स हैं उन सब का एक्सपोर्ट निकालना होता है। पेस्ट कर लो एक जगह पे, और उसके बाद उसको जब हम एक साथ एग्जीक्यूट कराते हैं तो दैट पर्टिकुलर एसक्यूएल फाइल इज नथिंग बट योर रेट स्क्रिप्ट। समझ आ गया? सर इसमें तो जितने भी ओल्ड वाले हैं सभी फिर डिलीट हो जाएंगे उस हिसाब से, अगर हम डिलीट बिल्कुल। कराएंगे तो। बेसिकली हम करते यही है ना, ऊपर जब भी रेट स्क्रिप्ट आप देखोगे तो ऊपर में हमेशा होता है आपका देखो ये इस तरह से चलती हैं। पहले सबका डिलीट चलेगा तो सारी टेबल्स जितनी भी रेट से रिलेटेड होंगी वो सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है। चाहे वो पुराना डेटा हो, नया डेटा हो, कुछ भी हो। जी सर। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर आप उस पर्टिकुलर पूरी रेट स्क्रिप्ट जब आप डिलीट करा दोगे, सब रेट्स जो है डिलीट करा दिए, उसके बाद आप हर एक टेबल का, RS का, RSL, RV, RVL, RS सब वो रेट शेड्यूल, उसके बाद RSSQ रूल, RC, RCL, RC कैर, RCGL डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स क्रॉस रेफरेंस, CRT। ठीक है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ग्रुप L, बिल मैसेजेस, मीटर कॉन्फ़िगरेशन, रजिस्टर रूल, SQI, यानी कि लैंग्वेज टेबल, सर्विस क्वांटिटी रूल, सर्विस क्वांटिटी की लैंग्वेज टेबल। इसमें बिल फैक्टर नहीं है क्योंकि नए बिल फैक्टर नहीं बने थे, बट इन केस अगर आपके नए बिल फैक्टर्स बनते हैं तो आपको बिल फैक्टर्स भी इंक्लूड करने पड़ते हैं। क्लियर है? और इस क्लियर है तरह से सर। आपकी रेट स्क्रिप्ट बन जाती है। ये और पूरा सर रेट इंसर्ट। इम्प्लीमेंट करने में तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सबका इंसर्ट निकालना पड़ेगा पहले, जितनी भी बिल्कुल। टेबल्स हैं। रेट स्क्रिप्ट निकालने के लिए कम से कम मान के चलो कि आपको 1.5-2 घंटे चाहिए। ठीक है। क्योंकि कुछ टेबल्स इतनी हैवी टेबल्स हैं, जैसे मैं CRT टेबल की बात करूं, RCCRT, जिसमें क्राइटेरिया और क्राइटेरिया ग्रुप वाली जो टेबल हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी टेबल्स हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म, तो हेलो जब भी संजय। संजय ये कह रहा था, अगर मैं एक भी अगर सिर्फ एक चेंजेस करता हूँ, जैसे किसी रेट आरसी को मैं अगर डुप्लीकेट मारता हूँ और फिर अगर उसे हमें अगर पॉपुलेट कराना हो तो भी हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है? यार, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस।
ठीक है, हाँ whether you ठीक are है, able to मतलब मैं वही कह identify रहा हूँ that। कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई सारा हम तो इंसर्ट ही डाल रहे हैं, तो अगर वो नया डेटा है तो हम इंसर्ट उसका उसमें डाल सकते हैं सिर्फ उतने का भी, है ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, it's totally depend on your intelligence whether you are able to identify all the tables and that particular rate component, अगर हो हम्म तुम उतना कर सकते हो, अगर नहीं हो तो फिर तुम्हें पूरी चलानी पड़ेगी। ठीक मैं है, अगर उसमें डेटा में मैं अगर उसमें पता है। हाँ, मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उस लेवल पे बताने लगा तो भाई कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेट स्क्रिप्ट निकालने का जो प्रॉपर तरीका है वो आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मैंने ना अभी जो लास्ट टैरिफ गया था, ठीक है, तो उसमें मैंने सब लोगों से मैंने एसक्यूएल डेटाबेस लेवल पे मैंने अपडेट चलवाया था। जो रेट्स जो अपडेट कराए थे मैंने, याद हो तो सबको। ठीक है, उस टाइम पे शोभित था, हाँ राकेश था। ठीक है, तो मैंने एसक्यूएल डेटाबेस लेवल पे मैंने तुमसे अपडेट स्टेटमेंट चलवाई थी रेट्स को अपडेट करने के लिए। लेकिन मैं ये कभी भी तुम लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये चीज तुम खुद से करना। जब तक एक्सपर्टीज ना आ जाए उसमें तब तक ये चीज खुद से मत करना, वरना इतना होच पोच होगा, इतनी खिचड़ी बनेगी कि वो नहीं हो पाएंगी चीजें। ठीक है। ठीक है संजय। ठीक है। अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट रेट स्क्रिप्ट एंड बंडलिंग। अब अगर किसी को लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में किसी को पढ़ना है, जानना है, तो मेरे को बता दो, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। सर, एक चीज बता दीजिए सर, आपने स्क्रिप्ट बताया तो ये बीपीए स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, तो टोटली हम मतलब कैसे कोई नई बीपीए स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसमें सीसीबी में, उसका कुछ प्रोसेस बता दीजिए सर। कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी हम करते हैं ना, ऐसे का स्टेटस चेंज कर देते हैं, तो हम्म ऐसे ही मान लीजिए हम कल को बीपीए स्क्रिप्ट बनाने लगे हैं कि हमें मीटर का स्टेटस चेंज करना है या एसपी का स्टेटस चेंज करना है, हम्म तो उसके लिए बीपीए बनानी है हमें, तो उसके लिए क्या मतलब कैसे कैसे करेंगे उसको इम्प्लीमेंट, तो उस चीज को बता दीजिए सर टोटली। यार, उसके तरीके वो होते हैं। कोई भी एक बता दीजिए जो इजी सा होता है। यू वांट टू यूज जावा और नोट, पहले तो ये बताओ मेरे को। सर एसक्यूएल ही यूज करूंगा मैं, अगर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो। नहीं मतलब ऐसा नहीं है ना कि तुम इस स्क्रिप्टिंग में तुम जावा यूज नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना कहीं पे। अच्छा, इसमें अ- जावा भी यूज कर सकते हैं हम? अगर मान लो कि मैं तुम्हें ऐसे वाला ही बताता हूँ। ठीक है, ये अगर है जिसमें मैं ऐसे ऐसे का स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें ठीक मैंने क्या लिया है, इसमें मैंने डाटा एरिया में एक बिजनेस सर्विस लिया है एंड दिस बिजनेस सर्विस इज अ जावा बेस्ड सर्विस। ठीक है, समझ रहे हो? जी इसके सर। लिए मैंने ये सर्विस प्रोग्राम डिफाइन किया था, अपडेट सर्विस एग्रीमेंट स्टेटस फ्लैग। एंड इसका अगर तुम स्कीमा देखोगे तो वी हैव ओनली टू इनपुट्स, वन इज योर एसए आईडी, अनदर वन इज योर एसए स्टेटस फ्लैग। तो जब भी तुम कभी स्क्रिप्ट में अ, जब उसको एग्जीक्यूट कराते हो तो देयर आर टू इनपुट्स, वन इज योर एसए आईडी, अनदर वन इज योर एसए स्टेटस कोड, एसए स्टेटस फ्लैग। क्लियर है? क्लियर। नाउ कम टू द स्क्रिप्ट। इसमें मैंने क्या करा हुआ है, इसमें अगर व्यू एज अ स्क्रिप्ट, व्यू स्क्रिप्ट स्कीमा मत देखो इसका। फर्स्ट में मैं क्या करा रहा हूँ, फर्स्ट में मैं करा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एज अ इनपुट टाइप, जिसमें मैं एस ए आई डी इनपुट करा रहा हूँ। एंड दिस पर्टिकुलर एस ए आई डी आई एम मूविंग इन डेटा एरिया। डेटा एरिया में कौन सा डेटा एरिया? ये पर्टिकुलर बिजनेस सर्विस। तो इस बिजनेस सर्विस की जो एस ए आई डी जो फील्ड है, जो स्कीमा में मैंने डिफाइन करा है, ठीक है,
तो जो भी तुम इनपुट डालोगे दैट इज मूविंग इन दिस SAID टैग ऑफ दिस बिजनेस सर्विस। ठीक है। ओके सर, ये स्लैश क्या डिफाइन कर रहा है? स्लैश कौन सा? ये स्लैश जी सर। देखो, जब भी तुम कभी स्क्रिप्ट में कोई डेटा एरिया अगर एंटर कराते हो तो ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा एरिया टाइप एंड स्कीमा टाइप स्क्रिप्ट का ना स्कीमा जनरेट होता है। तो इफ यू ओपन दिस स्कीमा और इसमें तुम्हें क्या कराना है, इस SAID में पास कराना है। तो ये आ गया खुद से ही, इस पाथ पे तुम मूव करा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट इज योर इनपुट फॉर SA स्टेटस। ठीक है। तो जो SA स्टेटस फ्लैग था, ठीक है, जो यहाँ पे तुम्हारा इसमें जो भी यहाँ पे जो SA स्टेटस फ्लैग है उसको मूव करा रहे हो इसमें। और ये क्या है तुम्हारा, इस डेटा एरिया का स्टेटस, SA स्टेटस ये। ठीक है? ठीक है सर, क्योंकि ये हर एक फील्ड पे ऑटोमेटिक जनरेट होता है ये VSP में? यार मैं इसीलिए कह रहा था तुम ज्यादा डिटेल में जा रहे हो और उसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अभी ना चीजें समझ आएंगी नहीं। ठीक है। इसमें अगर तुम जाओगे और इसका स्कीमा अगर देखोगे, ठीक है, तो स्कीमा में क्या मैप करा रखा है तुमने? SAID को मैप करा है SAID से एंड SA स्टेटस को मैप करा है SA स्टेटस फ्लैग से। ठीक है। ओके। तो तुम वही तो कर रहे हो इधर। इधर तुम स्टेटस में ही मूव करा रहे हो। और ऐसे स्टेटस, ये जो टैग है, ये जो फील्ड है, ये जो एलिमेंट है ऑफ BS, इसको तुमने किससे मैप करा रखा है? ऐसे स्टेटस फ्लैग से। तो ये जो भी वैल्यू होगी वो ऐसे स्टेटस फ्लैग में चली जाएगी। उसके बाद जब तुमने वैल्यूज को मूव करा दिया, जब BS को पूरा अपना इनपुट मिल गया, देन यू आर इन्वोकिंग अ बिजनेस सर्विस फॉर अपडेट पर्पस। ठीक है। तो तुमने क्या करा, इन्वोक करा दिया BS को, इस पर्टिकुलर बिजनेस सर्विस को तुमने इन्वोक करा दिया। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो वो तुम्हें सक्सेसफुल दे देगा, अगर नहीं होगा तो तुम्हें नहीं देगा। उसके बाद तुमने इसको टर्मिनेट करा रखा है फिर स्टेटस पे, कि जैसे ही वो यहाँ पे फोर्थ पे आए उसके बाद टर्मिनेट हो जाए। जी ठीक सर। है। तो ये थोड़ा मोटा मोटा है, बाकी अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो इन डिटेल यू कैन टेक स्क्रिप्ट टिप्स फ्रॉम हियर, व्यू अ लिस्ट ऑफ एडिट डेटा स्टेप्स एंड व्यू वैलिड स्कीमा एट्रीब्यूट्स एंड रिजर्व नोड्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो तुम यहाँ से कर सकते हो, चीजें देख सकते हो। ठीक है। ठीक है। बाकी और ज्यादा डिटेल में भाई मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में गया तो फिर वो एक तो ऑफ ट्रैक हो जाएंगे हम। ठीक है। दूसरी चीज ये है, ऑफ ट्रैक होने के साथ साथ तुम लोगों को वो चीजें समझ भी नहीं आएंगी अभी इस लेवल पे। ठीक है। तो पहले अलग अलग एंटिटीज को पढ़ो, जो डाटा एरिया का टाइप है, पहले इनको पढ़ो। PO के बारे में पढ़ो, BS के बारे में पढ़ो, उसके बाद UI का तो इतना जरूरी नहीं है, पहले ये दो चीजें क्लियर करो, PO और BS। उसके बाद जब तुम इधर आगे पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है। कोई और क्वेश्चन? देखो ये लास्ट है, इसके बाद कोई केटी नहीं है। तो दिस इज द लास्ट टाइम, अगर किसी को कुछ भी पूछना है, ठीक है, कोई रिलेवेंट है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है, तुम्हें लग रहा है स्टूपिड क्वेश्चन होगा, तो कुछ भी अगर तुम्हारे मन में आ रहा है पूछ लो भाई। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? टॉपिक्स तो बता ही चुका हूं मैं।